हेलो दोस्तों, मैं अंकुर सिंह प्रयागी आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एड5 विद प्रयागी पर यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हम लोग 5 जून की कुछ करंट अफेयर्स को, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। 5 जून 2020 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस। यूनाइटेड नेशंस ने 5 जून को एज अ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे घोषित किया हुआ है। आखिर ये किस लिए? कि हम आम इंसानों के अंतर्गत ह्यूमंस में एक अवेयरनेस ला सकें कि कितना महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए एनवायरनमेंट और उसका प्रोटेक्शन, ये आखिर कितना महत्वपूर्ण है। इसी को ध्यान में रखते हुए स्टॉकहोम में एक कॉन्फ्रेंस रखी गई थी 1972 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, और इस कॉन्फ्रेंस की जो तारीख थी वो 5 जून से 12 जून तक रखी गई थी 1972 में। इसी वजह से, ये 5 जून की वजह से यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को 5 जून से मनाना शुरू कर दिया, या कह सकते हैं कि 5 जून से इसकी तारीख घोषित कर दी गई। और 1974 में सबसे पहली बार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया गया था। इस साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को होस्ट करने वाली जो कंट्री है वो कोलंबिया है और जर्मनी। ये दोनों कंबाइंड रूप से वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को प्रमोट करेंगी। इस वर्ष की जो इसकी थीम होगी वो टाइम फॉर नेचर होगी। थीम है जो इस वर्ष एनवायरनमेंट डे की, उसका नाम है टाइम फॉर नेचर। अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस की। तो यूनाइटेड नेशंस का गठन हुआ था सन 1945 में। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। मेंबर कंट्रीज़ की अगर बात करी जाए तो 193 कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड इसमें मेंबरशिप में है। इसके सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस साहब हैं। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की बात करी जाए कि जहां से ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे निकल करके बाहर आया था इस कॉन्फ्रेंस से, वो ये था कि यहाँ पे 26 प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करने की बात करी गई थी, और इसी कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की भी बात करी गई थी। और इसी कॉन्फ्रेंस में आगे चल करके यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम आने वाले सालों में इसका गठन हुआ। यानी कि यूनाइटेड नेशंस की एक ही ऐसी सब्सिडियरी है जो केवल और केवल एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम्स को लागू करती है, इनिशिएट करती है या अवेयर करवाती है। आगे बात करते हैं कोलंबिया की। तो कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा, और ये साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के एकदम कंबाइंड बॉर्डर के आसपास ये लाई करता है। यहाँ की करेंसी पेसो कहलाती है, और प्रेसिडेंट इस वक्त इवान डेक मार्किस हैं। जर्मनी की बात करी जाए तो जर्मनी की कैपिटल, जैसा कि पता होगा, बर्लिन है। यहाँ की करेंसी यूरो है, और एंजेला मर्केल 2005 से लगातार यहाँ की चांसलर बनी हुई हैं। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बहुत महत्वपूर्ण होता है ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से भी क्वेश्चंस उठते हैं। आगे चलते हैं। सेकेंड फेज ऑफ वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन की दूसरे फेज की शुरुआत होने जा रही है टिल 13 जून तक, जो कि 17 मई से लगातार चल रही थी। अब थर्ड फेज की भी बात की जा रही है साथ ही साथ, कि थर्ड फेज़ भी जल्दी ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस करेगी, जो कि जून 13 से 1 जुलाई तक लागू किया जाएगा। तो सेकेंड फेज़ ऑफ वंदे भारत मिशन जो कि 13 जून तक चल रहा है, अगर उसके कुछ डेटाज की अगर बात की जाए तो जो सेकेंड फेज़ था उसमें 47 कंट्रीज से 142 फ्लाइट्स एयर इंडिया ने अपलिफ्ट करी, और उसके साथ ही साथ हमारे यहाँ वापस लाने के लिए जो सिटीजन्स थे जिनको इवैक्यूएट किया गया या रिपैट्रिएट किया गया, उनको लाया गया है। पहले फेज़ की बात की जाए तो पहला फेज़ 7 मई से 15 मई तक किया गया था, जिसकी घोषणा 1 मई को करी गई थी। दूसरे फेज़ जो है वो हमारे 17 मई से लेकर के 13 जून तक का रहा, और तीसरा फेज़ 13 जून से लेकर के 1 जुलाई तक का रहेगा। ऐसा माना जा रहा है कि पूरे विश्व में ये अब तक के सबसे बड़े इवैक्यूएशन प्रोग्राम्स में से एक है आज तक की तारीख में। और वंदे भारत मिशन से ही समुद्र सेतु नाम का ऑपरेशन निकल करके आता है, समुद्र सेतु। अब बात करते हैं हम लोग समुद्र सेतु की। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु ये इंडियन नेवी इसको लीड कर रही है, इंडियन नेवी इसको लीड कर रही है। और
अभी इसकी शुरुआत हुई थी मालदीव से। यहाँ पे 2 जहाज गए थे, एक जलस्व गया था और एक मगर। आईएनएस यानी इंडियन नेवी की जो शिप्स हैं, जलस्व और मगर, ये मालदीव ने जाकर के इनकी शुरुआत हुई। जलस्व और मगर दोनों जाकर के फर्स्ट राउंड में जाकर के लोगों को निकाल करके लेके आए, बल्कि जलस्व एक बार फिर से मालदीव जाकर के जो वहाँ पे हमारे सिटीजन्स थे, स्टूडेंट्स थे या वर्कर्स थे जो वहाँ काम कर रहे थे, उनकी जॉब्स थी और वो आना चाहते थे देश में, उन्होंने फॉर्म फिलअप कर रखे थे, तो उनको फिर से वापस लेकर के आता है जलस्व। इसके बाद जब तीसरी बात आई तो अभी जलस्व एक बार फिर से कोलंबो गया था, यानी ये ऑपरेशन समुद्र सेतु श्रीलंका में भी एक्टिव हो चुका था। यानी श्रीलंका और मालदीव्स दोनों ही देशों से हमारे जो देश के लोग हैं, नागरिक हैं, उनको वहाँ से इवैक्यूएट करने में जलस्व का बहुत बड़ा रोल रहा है। और अब इस वक्त चौथा राउंड चल रहा है ऑपरेशन समुद्र सेतु का, जिसमें एक बार फिर से जलस्व मालदीव से लगभग 700 पैसेंजर्स को या 700 सिटीजन्स को ले करके तमिलनाडु के टुटिकोरिन स्थान पर लेकर के आएंगे। ये वंदे भारत मिशन का ही एक भाग है। देखिए, वंदे भारत मिशन में यहाँ पे 3 चरणों में इसको काम होना था, यानी 3 अलग अलग जगह पे इस पर पैरेलली काम होना था, जिसमें से पहली चीज़ थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एयर इंडिया के माध्यम से लोगों को एयरलिफ्ट करती। इसके साथ ही साथ इंडियन नेवी ऑपरेशन समुद्र सेतु के माध्यम से लोगों को लाती। और तीसरा, जो कि नियरेस्ट कंट्रीज़ जो लैंड से एकदम कॉन्टैक्टेड हैं, जो जुड़े हुए हैं, जैसे नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, ऐसे लोगों को बॉर्डर के थ्रू एंटर करने के लिए कहा जाता या उनको लाया जाता। इस हिसाब से देखते हुए आज तक की तारीख में लगभग ये इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन प्रोग्राम है, और वर्ल्ड में भी अगर कहा जाए तो ये सबसे बड़ा इवैक्यूएशन प्रोग्राम में से एक है। अब तक सरकारी डेटा के अनुसार लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ भारत में आ चुके हैं वापस, और लगभग 3,45,000 लोगों को लाना है टोटल। आगे बात करते हैं, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है स्वदेश इनिशिएटिव। स्वदेश इनिशिएटिव क्या है? एक ये पहल है, ये भी वंदे भारत मिशन से ही जुड़ी हुई है। देखते हैं इसमें क्या चीज़ें हमको मिलती है। स्वदेश का पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटा बेस्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, यानी कि वो व्यक्ति जो बाहर से भारत में प्रवेश कर रहे हैं वंदे भारत मिशन के तहत, उनकी स्किल को गवर्नमेंट वहीं पे एनालाइज कर लेगी और उसका एक डेटाबेस बनाएगी, और डेटाबेस बनाने के बाद इस देश के अंदर आने के बाद, अपने अपने राज्यों में जाने के बाद, उन्हें किसी भी तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत ना आए और उन्हें ईजिली जॉब्स अवेलेबल हो जाएं उनकी स्किल के अनुसार। तो इसमें काम करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स तीनों एक साथ मिलकर के काम कर रही हैं। सिविल एविएशन उन सभी भारतीयों को वापस देश में लेकर के आएगी। स्किल डेवलपमेंट की अगर मिनिस्ट्री की बात करें तो वो स्वदेश का ये फॉर्म फिलअप करवाएगी, और एक्सटर्नल अफेयर्स उन लोगों का डाटा पूरी तरीके से इकट्ठा करेगी, और पर्टिकुलर जो भी फॉरेन या इंडियन कंपनीज होंगी इंडिया में एक्टिव फेज में इस वक्त जो काम कर रही हैं इकोनॉमिकली, वहाँ पे उनके डेटाबेस को सेंड किया जाएगा और उनका वहाँ पे चयन किया जाएगा लेबरर्स का या वर्कर्स का, स्किल्ड वर्कर्स का। तो ये एक पहल है, और ये स्वदेश नाम की एक पहल है जो भारत सरकार ने इसको लॉन्च किया है। आगे चलते हैं। पीएम मोदी ने एड्रेस किया है वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट को। देखिए यार, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा यहाँ पे कि वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट में पीएम मोदी ने भाग लिया। इसको होस्ट करने वाले थे यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जी, और यहाँ पे क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने $15 मिलियन की प्लेज की है, यानी शपथ ली है कि यहाँ पे एज अ वैक्सीन की डेवलपमेंट के लिए ये सहयोग करेंगे, यानी कि भारत लगभग $15 मिलियन का सहयोग करेगा कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन के निर्माण में। अब देखिए, यहाँ पे बात आती है कि बिल गेट्स और मिलिंडा गेट्स की। बिल गेट्स के बारे में तो आप लोग जान ही रहे होंगे, और मिलिंडा गेट्स के भी बारे में जान रहे होंगे, उनकी धर्मपत्नी है। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के लिए मशहूर हैं, साथ ही साथ अगर देखा जाए
तो वो अपने दानों के लिए भी बहुत ज़्यादा मशहूर रहते हैं, यानी कि उन्होंने वो फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं जो दान करता है, फिलैंथ्रोपिस्ट। तो यहाँ पे उन्होंने एक गावी नाम का एक फाउंडेशन बना रखा है, जिसकी शुरुआत उन्होंने सन 2000 में की थी अपनी धर्मपत्नी के साथ मिलकर के। तो गवी नाम का एक अलायंस है जो वैक्सीन बनाने का काम करता है, वर्ल्ड में वैक्सीन बनाने का काम करता है, और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत काम करने वाली एक संस्था है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और ये पुअर कंट्रीज़ जिनके पास इतने संसाधन नहीं हैं या इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो वर्ल्ड में अपनी मेडिकल फैसिलिटीज़ को, अपनी हेल्थ फैसिलिटीज़ को सुधार सके, या इस तरीके की कोई बहुत बड़ी पैंडेमिक बीमारी आ जाए तो उसमें कुछ अपना काम कर सके, ऐसे में गवी नाम की जो संस्था है वो उस पर काम करती है, वैक्सीन्स क्रिएट करती है, हेल्थ सेक्टर को प्रमोट करती है, खास करके पुअर कंट्रीज़ के लिए। तो ऐसे में गवी के लिए, या कह सकते हैं ग्लोबल वैक्सीन समिट के लिए, भारत ने $15 मिलियन को अनुदान देने की पेशकश की है। आगे बात करते हैं कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की। अभी ये चर्चा में रहा है क्योंकि जनवरी 12 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम चेंज करने की बात कही थी, जिसका नाम अब बदल चुका है और अब इसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया है। यूनियन गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज कर दिया है। बात करें श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार में ये मिनिस्टर थे इंडस्ट्रीज़ के, मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स के कह सकते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के विवाद को लेते हुए, जहाँ पे आर्टिकल 370 लगाया गया था शुरुआत में ही आज़ादी के बाद, ऐसे में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी खुद कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हो गए थे। उनका ये कहना था कि एक देश में दो विधान नहीं चल सकते, और उनकी मृत्यु भी कश्मीर में ही हो जाती है 1953 में। तो इनके नाम पे अब कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट हो चुका है। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट के अंतर्गत। इस लॉकडाउन के फेज़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1500 रुपये हर प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत आने वाले जो भी वुमेन अकाउंट होंगे उनमें देने की बात कही थी, जिसकी तीसरी किस्त एक बार कल से जारी करी जाएगी, यानी कि 6 जून से इसको जारी कर दिया जाएगा। यानी कि 2 किस्त 500 रुपये की पहले ही जारी करती जा चुकी हैं, यानी कि 1000 रुपये बेनिफिशियरी को मिल चुके हैं। अब यहाँ पे केवल और केवल 500 रुपये और देने रह गए हैं कि किसी भी तरीके की कोई भी निजी ज़रूरतें हों तो वो पूरी करी जा सकें। आगे चलते हैं, अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं। तो उदय कोटक, महिंद्रा के ये CEO हैं उदय कोटक साहब। इनको CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, यानी एक ये एसोसिएशन होता है भारतीय जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनका इनको प्रेसिडेंट चुना गया है 2020 और 2021 के साल के लिए। बात करते हैं आगे वीरेंद्र नाथ दत्ता जी की। वीरेंद्र नाथ दत्ता जी को चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का। इसके बाद बात करते हैं कृष्णेंदु मजूमदार जी की। इनको चेयरपर्सन बनाया गया है बाफ्टा, ये ब्रिटिश एकेडमी फिल्म का अवार्ड का एक संस्था है। इसके बाद सर्वोच्च संस्था जो मानी जाती है, या सर्वोच्च अवार्ड जो फिल्म इंडस्ट्रीज में माना जाता है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, वो ऑस्कर होता है। ऑस्कर के बाद बाफ्टा को ही माना जाता है, और ये यूके में है। तो यहाँ पे पहले ऐसे भारतीय व्यक्ति जो बने हैं वो हो गए कृष्णेंदु मजूमदार साहब, जिनको चेयरपर्सन बनाया गया है। आगे बात करते हैं बासु चटर्जी जी की। बासु चटर्जी जी का निधन हो गया है। ये वेटरन डायरेक्टर थे और स्क्रीन राइटर भी थे। इनको 1970s और 80s के दशक में मिडिल क्लास सिनेमा के लिए जाना जाता है। इनका निधन हो चुका है। ये 83 वर्ष के, माफ़ कीजिएगा 93 वर्ष के थे। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आज की ये करंट अफेयर्स आप लोगों को समझ में आई होगी, और यही आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे, ठीक रहेंगे। PDF आपको टेलीग्राम के ग्रुप में लिंक में अवेलेबल होगी, आप लोग जा करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
खुश रहिएगा, ठीक रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।